तो चैप्टर नंबर 5 में, क्लास 11 के चैप्टर 5 में हमारा क्या था, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हम पढ़ रहे थे यस्टरडे, और उसमें हमने 2 टाइप्स पढ़ लिए थे। कौन कौन से? लंदन फोर्सेस टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 था डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और टाइप नंबर 3 है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ऐसा समझिए बेटा कि ये एक परमानेंट पोलर है हमारा मॉलिक्यूल। पोलर होगा तो प्लस माइनस साइन भी होंगे। अब ये एक नॉन पोलर है। ये कैसा है दूसरा वाला मॉलिक्यूल? ये है नॉन पोलर, जिसको हम इंड्यूस्ड कह रहे हैं, ठीक है। और जो पोलर है उसको हम डाइपोल कह रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर जो फोर्सेज है वो हम किस तरीके का फोर्स इंड्यूस करेंगे कि जो पोलर है हमारा मॉलिक्यूल वो इस इंड्यूस्ड कर, जो नॉन पोलर है मॉलिक्यूल, उसको भी मोटिवेट कर दे, उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले और उसको भी पोलर में कन्वर्ट कर दे। अगली बात समझ में? तो ये जो फोर्स है जो हम कह रहे हैं कौन सी? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स का मतलब क्या है बेटा? फिर ये कहाँ ऑपरेट होती हैं? जहां पर वन मॉलिक्यूल आपका पोलर होता है और सेकंड मॉलिक्यूल आपका बिल्कुल नॉन पोलर होता है। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर को भी पोलर में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके का फोर्स हम वहां पर ऑपरेट करते हैं। तो 3 टाइप का फोर्स हमने पढ़ा। फर्स्ट फोर्स था लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस का मतलब क्या था? जहां पर जैसे हमने HCl का एग्जांपल लिया था, है ना, कि वहां पर 2 मॉलिक्यूल सेम थे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया। दो वहां पर सेम का मतलब ये था कि बिल्कुल नॉन पोलर थे, है ना, तो वहां पर एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंड्यूस किया गया कि वो पोलर में कन्वर्ट हो जाए और उनके बीच में एक कॉन्टेक्ट डेवलप हो जाए। दूसरा था हमारा कौन सा? डाइपोल डाइपोल, जहां पर दोनों मॉलिक्यूल्स कैसे थे? ये जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? जहां पर दोनों ही फोर्सेस हमारे कैसे थे? चार्जेस थे, पोलर थे। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस मैंने बताई थी। और थर्ड हमारा कौन सा है? इन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या है बेटा? कि यहाँ पर जो फोर्स हम ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हम दे रहे हैं ताकि दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहें, वहां पर वो क्या काम करेगा? एक पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है, तो वो दोनों मॉलिक्यूल को पोलर में कन्वर्ट कर देगा और उनके बीच में एक फोर्स लग जाएगी और उस फोर्स को हम नाम दे रहे हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड जो टॉपिक था हमारा, ये चैप्टर नंबर 4 में भी था, इसलिए 5 में भी है, तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन हाइड्रोजन एंड आपका कैसा? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाइड्रोजन बॉन्ड जहां भी कहीं लगता है उसको हम डॉटेड लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल H जब कनेक्ट हो F से तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, वहां पर द फोर्स जो है। जब हाइड्रोजन कनेक्टेड हो ऑक्सीजन से तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। जब हाइड्रोजन कनेक्टेड हो किससे? N से, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मतलब हाइड्रोजन को आपको कनेक्ट करना है एक फोर्स लगाकर, दैट फोर्स इज नोन एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से। ठीक है। तो द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड नंबर 2 इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या मीन्स होता है? इंट्रा 2 टाइप्स की है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने फर्स्ट लिया इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सेकंड हमने लिया इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
इंट्रा का मतलब होता है दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन ओनली वन मॉलिक्यूल। जैसे मैंने ये लिया, अगर सपोज करिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिल एल्डिहाइड, तो ये अगर मैं एसिड बना रही हूँ तो ये फॉर्मूला होता है सैलिसाइक्लिक एसिड का। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाए तो वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग एग्जिस्ट ओनली वन मॉलिक्यूल, है ना। तो ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, सपोज करिए आई एम ए मॉलिक्यूल और ये हाथ है और ये पैर है, दोनों कनेक्ट हो जाए तो ये इस तरीके की बॉन्डिंग हमारी होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन इंटर का मतलब आप समझिए एज लाइक इंटरनेट, और इंटरनेट में आप कहीं से भी चीजें आप सर्च करके जोड़ सकते हैं ना। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सिस्ट बिटवीन मैनी अदर मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक जो मॉलिक्यूल है बहुत सारे अदर मॉलिक्यूल से कनेक्ट होकर एक बहुत बड़ी चेन बना सकता है, फॉर्म आउट कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सपोज करिए वाटर का मॉलिक्यूल हमें ऐड करना है तो हम ऐसे वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करते चले जाएंगे। समझ आ रहा है आपको? तो इस तरीके से मीन्स वाटर के मैंने 3 मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया तो इस तरीके से एक लॉन्ग चेन बन जाती है। या वाटर हमारा जो हमारा H है वो यहाँ पर O से कनेक्ट है तो HNH3 से भी कनेक्ट हो सकता है। तो उस तरीके से एक बहुत बड़ी चेन जब एग्जिस्ट करती है एक फोर्स के थ्रू तो हम उसे कहते हैं इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर पावरफुल कंपैरिजन टू इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो क्योंकि इंट्रा का मतलब है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, वो और मॉलिक्यूल से कनेक्ट नहीं है तो उसकी वैल्यूज कम आएंगी, जबकि जो इंटर है उसकी वैल्यूज बहुत ज्यादा होंगी। ठीक है ना। अब हम इंपॉर्टेंस देखिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, हम इस थ्योरी को क्यों यूज कर रहे हैं, इस बॉन्डिंग को क्यों यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इसका एक पावरफुल इफेक्ट होता है ऑन द स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैनी कंपाउंड्स। आपने देखा होगा कि अगर हम बहुत सारे हाइड्रोजन सॉलिबिलिटी अगर किसी कंपाउंड की देखें और वहां पर इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत है तो उनको ब्रेक कर पाना बहुत हार्ड है। जब ब्रेक नहीं हो पाएंगे वो मॉलिक्यूल्स अलग अलग नहीं हो पाएंगे तो डिसॉल्व नहीं होंगे जब तक, तो क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट आपको टेम्परेचर बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। जब टेम्परेचर आप बहुत ज्यादा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसलिए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है जिस कंपाउंड के अंदर तो उसकी कंपाउंड के स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टी सब कुछ बहुत बदल जाती हैं। एज लाइक बॉइलिंग पॉइंट का एग्जांपल हम लेके चले, अगर बॉइलिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू हम बॉइलिंग पॉइंट को देखें तो जिन कंपाउंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है उन कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक पॉजिटिव स्पीसीज है, एक दूसरी नेगेटिव है, तो पावरफुल एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए उनको ब्रेक कर पाना बहुत हार्ड है। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर उनको देना पड़ता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा टेम्परेचर आप देंगे, जितना ज्यादा वैल्यूज टेम्परेचर की होगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंड्स के लिए, पावरफुल इफेक्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरीके से हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ेंगे। अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो मुझसे ले सकता है। थर्मल एनर्जी की अगर हम बात करें तो थर्मल एनर्जी हमारी क्या होती है, ये एक बॉडी की एनर्जी है और तब एराइज होती है जब बॉडी मोशन में होती है। और मोशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो थर्मल से मतलब आपने टेम्परेचर ले लिया है, बिल्कुल सही है। थर्मल है तो हीटिंग पावर है, यानी कि टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ एनर्जी अराइजिंग व्हेन अ बॉडी इन ए मूवमेंट, जब एक बॉडी मूवमेंट में होती है तो हमारी थर्मल एनर्जी हम काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो बॉडी मूवमेंट हम देखेंगे वो देखेंगे हम टेम्परेचर के थ्रू। और हम देखें कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे कोई भी बॉडी के पार्टिकल्स का मूवमेंट जो है वो बढ़ता रहता है। वी कैन से दैट थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वी कैन से कि थर्मल एनर्जी जो होती है वो किसी भी सब्सटेंस को जितना टेम्परेचर आप गिवन आउट कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखिएगा यही रीजन है
कि आप अगर सॉलिड की पार्टिकल्स का मूवमेंट देखो तो कम होता है, उनको ज्यादा हीट अप करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में पार्टिकल्स के जो बीच में गैप है दैट इज वेरी लेस। जब गैप लेस है तो उनका मूवमेंट भी कम है। तो आप उनके मूवमेंट को कराने के लिए, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देंगे, और टेम्परेचर ज्यादा देंगे तभी उसका मूवमेंट बॉडी का पॉसिबल हो पाएगा। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल एनर्जी। अब गैसियस पार्टिकल्स की बात करें तो गैसियस पार्टिकल्स में गैप ही बहुत ज्यादा होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, और आप उसको और हीट करते हैं तो पूरे में फैल जाते हैं एटमॉस्फेयर में, क्योंकि these जो पार्टिकल्स होते हैं गैसियस पार्टिकल्स मिक्स विद द एयर पार्टिकल्स। और आपको पता है फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि कुकर में आपका कुछ सब्जी आपका फॉर्म हो रहा है, बन रहा है सब्जी, तो आपको दूर तक स्मेल आ जाती है ना, बिकॉज जो गैसियस पार्टिकल्स हैं वो आपके मूवमेंट कर रहे हैं। कुकर में सीटी आई, गैसियस पार्टिकल का मूवमेंट हुआ, एयर के साथ मिक्सअप होके, ऑलरेडी उनके बीच में गैप कम है, थर्मल एनर्जी उनकी बहुत ज्यादा है, मोशन बहुत ज्यादा है गैसेस पार्टिकल्स का, तो आपको दूर तक पता चल जाता है, कई फीट आप दूर भी हो तब भी आपको पता चल जाता है कि ये सब्जी अच्छी बन रही है, खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। इस तरीके से आप पहचान लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल एनर्जी, कि थर्मल एनर्जी का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे क्या इफेक्ट है। वैसे तो मैंने बता दिया है आपको, फिर भी अगर हम सॉलिड की बात करें तो आप समझ गए ना, सॉलिड का मतलब क्या है कि आपको बहुत ज्यादा उनको मोशन कराने के लिए, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं उनका मूवमेंट कम है, क्योंकि एक दूसरे से अटैच्ड है, बहुत ज्यादा अटैच्ड है। वो केवल अगर आप उनको देखो तो उनके बीच में गैप बहुत कम है, तो वो केवल कंपन करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं, दे डू ओनली ऑसिलेशन, उनका मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। मूवमेंट कराना है आपको तो आपको सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिक्विड को गैसेस कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा। तो आई थिंक यू हैव ऑलरेडी रीड दिस टॉपिक इन 9th क्लास। आपको पता है कि आप सॉलिड को हीट अप करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड को आप हीट अप करेंगे तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और उल्टा कूलिंग इफेक्ट डालते चले जाएं तो क्या होता है आपको अच्छे से पता है, अगर हम उसका जस्ट अपोज कर दें और कूलिंग करना शुरू कर दें, बिल्कुल कूलिंग करना शुरू कर दीजिए, तो क्या होता है गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, यानी कि कंडेंसेशन प्रोसेस आप स्टार्ट कर दीजिएगा। तो और फिर ये हमारा जो कूलिंग प्रोसेस के थ्रू ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप पानी से आइस बना रहे हैं या आप आइस से वाटर, गैसियस मॉलिक्यूल वाटर बना रहे हैं। ठीक है, समझ आ गया, ये चीज आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट है हमारा गैस लॉस। इस चैप्टर से या फिर हम गैसियस स्टेट की बात करें, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बात करें गैसियस स्टेट की, तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस गैसियस स्टेट, आपको पहले मैं बता चुकी हूँ। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बात करूँ गैसियस स्टेट की तो यू नो वेरी वेल, उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है गैसियस मॉलिक्यूल्स का, और उनकी जो शेप होती है वो किसी भी कंटेनर की शेप को एक्वायर कर लेते हैं, क्योंकि ना तो उनकी डेफिनेट शेप होती है गैसियस मॉलिक्यूल की और ना ही गैसियस मॉलिक्यूल का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और उनके बीच में कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ना, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखे तो बहुत ज्यादा होता है। वो जिस बर्तन में, जिस कंटेनर में उनको हम पुट अप करते हैं, वो उसी की वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, एक दूसरे को धक्का मुक्की देते रहते हैं गैसियस पार्टिकल्स। और क्या होता है, वो हमेशा प्रेशर जो एक्सर्ट करते हैं वो केवल एक ही डायरेक्शन में करते हैं, इस तरीके से वो मिक्स हो जाता है यूनिफॉर्मली। इस तरीके से हम बहुत सारी गैसियस स्टेट की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उनको समझ सकते हैं। ठीक है, गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टी को हम अच्छे से देख सकते हैं। हमने आपको गैसियस स्टेट जो है वो अभी बताई, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई। नाउ अ क्वेश्चन फॉर यू, नेम द 10 एलिमेंट्स which exist as a gaseous state in our periodic table। हमारी पीरियोडिक टेबल में 10 एलिमेंट के नाम मुझे बताइए जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये आपके लिए क्वेरी है, क्वेश्चन है एक, ये इससे रिलेट मैंने करके पूछा है, क्योंकि 1 मार्क्स में इस तरीके का क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। बताइए हमारी पीरियोडिक टेबल में हाउ मेनी एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन आवर पीरियोडिक टेबल, बताइए कितने हैं जो गैसियस स्टेट में ही रहते हैं।
तो ये क्वेश्चन हो गया, आप इसको करिए, तो सर्च करिए, समझिए, देखिए कि कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास और उनमें से कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसियस स्टेट में हैं। 11। 11। मैम 11। नाम बताइए एक बच्चा बस। मैम हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जिनॉन। जिनॉन और रेडॉन भी है बेटा। और रेडन। रेडॉन 18 ग्रुप के सारे एलिमेंट्स हैं, बाकी जो अर्पिता ने बताए हैं वही हैं। तो 11 टोटल एलिमेंट हमारी पीरियोडिक टेबल के ऐसे हैं जो एग्जिस्ट करते हैं गैस फॉर्म में। तो इस तरीके से कोई भी आपका, जब आपने कोई भी टॉपिक को रीड आउट किया है तो एप्लीकेशन बेस्ड इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है जो कि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आप मेंटली प्रिपेयर होकर हर टॉपिक को डीपली पढ़िएगा, ठीक है, समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज है हमारा द गैस लॉज। गैस लॉज पर ही पूरा ये चैप्टर है और इसी पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर चलते हैं गैस लॉज। मैं लॉज की बात कर रही हूँ तो बहुत सारे लॉज हैं, इन विच द फर्स्ट लॉज इज बॉयल लॉ। बॉयल लॉ के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम होता है किसी भी गिवन मास ऑफ ए गैस, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। अकॉर्डिंग टू, मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आप कैसे पहचानोगे बहुत सारे लॉज में कि हमें यहाँ पर बॉयल लॉ को अप्लाई करना है, तो वहां पर आपको टेम्परेचर कांस्टेंट दिखाई देगा, वो लिखेगा उस टर्म को, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। वो आपका बॉयल लॉ है, क्योंकि लॉ है ये, तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली नहीं। कैसा, यहाँ पर मैं प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट लगा दूंगी, विच वन इज के 1/P, यानी कि हम कैसे कह सकते हैं यहाँ पर, तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि V इज इक्वल टू K/P, यानी कि PV इज इक्वल टू K, यानी कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो ये आपको फाइनली ये आपको यूज करना है, क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम मैंने लिया है V1, फाइनल वॉल्यूम मैंने लिया है V2, इनिशियल प्रेशर मैंने लिया है P1 और फाइनल प्रेशर मैंने लिया है P2। तो जो मेरा ये प्रूफ होकर ये लॉ मुझे तैयार करना है, यानी कि जितनी भी मुझे क्वेरीज करनी है वो इसके अकॉर्डिंग करनी है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करनी है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा, इस पे हम 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, तब हम अगला चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है।